नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आज की कहानी है बदतमीज बहू। करुणा जी और सुरेश जी का इकलौता बेटा था अनूप। अनूप अपने साथ काम करने वाली एक लड़की रोहिणी से शादी करना चाहता था। अनूप ने रोहिणी से लव मैरिज की थी। अनूप को ऐसा लगता था कि रोहिणी से अच्छी लड़की उसे कभी मिल ही नहीं सकती थी। अनूप के माता पिता को रोहिणी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रोहिणी के बारे में उन्होंने जब पता किया था तो पता चला कि रोहिणी बहुत ही बदतमीज और मुंहफट और लालची किस्म की लड़की है, जो कि सच भी था, क्योंकि अनूप के पिता शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। पैसे संपत्ति की कोई कमी नहीं थी और खुद अनूप अपने पापा से अलग जॉब करता था, क्योंकि उसे अपनी अलग पहचान बनानी थी। अनूप की सैलरी भी बहुत अच्छी खासी थी, इसलिए रोहिणी ने उसे बहुत सोच समझकर अनूप को अपने जाल में फंसाया था। अनूप के माता पिता का बहुत बड़ा बिजनेस था और अनूप उनका इकलौता बेटा था। इसके अलावा अनूप खुद भी बड़ी जॉब करता था और बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती थी उसको। रोहिणी को पता था अगर अनूप से शादी हो गई तो वह जिंदगी भर ऐश करेगी। रोहिणी के माता पिता भी रोहिणी की तरह लालची और नालायक किस्म के थे, और जब उन्हें पता चला कि रोहिणी और अनूप एक दूसरे से प्यार करते हैं और अनूप के घर परिवार के बारे में जब उन्होंने पता किया, तो उन्हें लगा था कि रोहिणी को तो इससे अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता। तो कुछ भी हो जाए, रोहिणी की अनूप से शादी तो वो करवा कर ही रहेंगे। अनूप के माँ बाप ने अनूप को बहुत समझाया, लेकिन अनूप रोहिणी के प्यार में अंधा हो चुका था और वह रोहिणी के अलावा किसी से भी शादी करने को तैयार नहीं था। अनूप के माता पिता ने हार मानकर रोहिणी से शादी करवा दी और बोला, तुम खुद अपने भविष्य खराब करना चाहते हो तो करो, और कल को हमें कुछ मत कहना, क्योंकि हमें रोहिणी की असलियत बहुत अच्छे से पता है। और इस तरह से रोहिणी और अनूप की शादी हो गई। रोहिणी बहू बनकर अनूप के घर आ चुकी थी। रोहिणी को लग रहा था कि इस सारी जायदाद की वह इकलौती मालकिन बन गई है। कोई उसे कुछ नहीं बोल सकता। उसकी सारी जिंदगी ठाठ से गुजरेगी। शुरू के कुछ दिन तो इसी सब में निकल गए और सब कुछ अच्छा चल रहा था। अनूप भी बहुत खुश था। उसके बाद रोहिणी और अनूप हनीमून के लिए विदेश चले गए। रोहिणी को यकीन नहीं हो रहा था अपनी किस्मत पर कि अनूप पानी की तरह उस पर पैसे बहा रहा था, और रोहिणी बिल्कुल पागल हो रही थी कि इतनी बड़ी जायदाद की इकलौती मालकिन बन चुकी हूँ। अनूप रोहिणी के प्यार में पागल था और रोहिणी अनूप के पैसों में। इसी तरह लगभग 3 महीने बीत गए। अब अनूप ने अपने ऑफिस ज्वाइन कर लिए। अब रोहिणी घर पर अकेली थी। रोहिणी की सासू माँ ने बोला, देखो रोहिणी, तुम इस घर की बहू हो तो इस घर की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, तो सब कुछ देख समझ लो कैसे क्या करना है। रोहिणी अपनी आवाज बुलंद करके अपने घमंड में बोली, ओ बुढ़िया, मुझसे कोई उम्मीद मत रख। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकर नहीं। काम तो नौकर करते हैं। नौकर बनने के लिए मैंने इतने अमीर खानदान में शादी नहीं की है। तुम तो बस मुझे तिजोरियों की चाबियां दे दो, कहकर रोहिणी हंसने लगी और वहां से चली गई। और अनूप की माँ उसे देखती रह गई। अब तो अनूप की मम्मी पापा को पूरा यकीन हो चुका था कि अनूप ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, लेकिन वह कर ही क्या सकते थे। उसने बहुत समझाने की कोशिश भी की थी अनूप को, लेकिन तब अनूप समझने को तैयार ही नहीं था। अब उसे भी झेलना ही पड़ेगा। उसके लिए वह खुद जिम्मेदार होगा। उसके बाद माँ बाप बस दुखी हो सकते हैं। रोहिणी दिन भर एसी रूम में बैठकर टीवी देखती या फिर शॉपिंग करने निकल जाती। साथ में अपने भाई बहन को लेकर जाती और बिल रोहिणी पे करती। कभी कभी तो वह अपने मायके वालों को ससुराल में ही बुला लेती और दिन भर अपने रूम के अंदर मौज मस्ती करती रहती। अनूप के माता पिता को रोहिणी से कोई खास मतलब नहीं था। वह दोनों उससे दूर ही रहते थे, क्योंकि वे दोनों अच्छी तरह से रोहिणी को जानते थे कि रोहिणी कितनी बदतमीज है, और सास ससुर तो वैसे भी बदनाम ही होते हैं। पता नहीं वह उन्हें क्या बोल दे, क्या इल्जाम लगा दे। रोहिणी की हिम्मत आए दिन बढ़ती जा रही थी और उसके घर वालों की भी। रोहिणी अनूप के कार्ड से बहुत ज्यादा खरीदारी करने लगी थी। कभी वह अपने लिए ज्वेलरी सेट खरीदती तो कभी अपनी बहन के लिए और अपनी माँ के लिए महंगे कपड़े खरीद लेती। अनूप को भी लग रहा था रोहिणी कुछ ज्यादा ही फिजूल खर्च कर रही है, पर वह जब भी कुछ बोलता तो रोहिणी मुंह फुलाकर बैठ जाती और अनूप चुप हो जाता।
धीरे धीरे रोहिणी ने अनूप के कार्ड से लिमिट से बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली और अनूप उससे भर भी नहीं पाया था क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। शादी के बाद से उसने इतना बेतहाशा खर्च किया था क्योंकि अनूप एक नौकरी ही तो करता था। भले उसकी तनख्वाह ज़्यादा थी पर तनख्वाह से ज़्यादा खर्च करने पर कर्ज तो हो ही जाता है और अनूप के पास अब अकाउंट में भी पैसे नहीं थे। कार्ड की पेमेंट के लिए अनूप ने अपने पापा से बोला, पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे मेरे कार्ड की पेमेंट करनी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो अनूप के पापा ने साफ मना कर दिया, बोला कि तुम खुद कमाते हो, मेरा बिजनेस तो तुमने कभी ज्वाइन नहीं किया, तो जब तुम खुद कमाते हो तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? और तुम्हारी सैलरी भी अच्छी खासी है और आमदनी से ज़्यादा खर्च करना तो बेवकूफ़ी है। चाहे कोई कितना भी कमाई करता हो, अब तो पैसों का इंतजाम खुद करो। अनूप की माँ ने बोला, देखो अनूप, मैंने तुम्हें पहले भी सचेत किया था पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। अब जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो और तुम्हें खुद ही उसका सामना करना पड़ेगा। हमसे कोई उम्मीद मत रखो, यह हमारा बिजनेस है, हमारे बाद तुम्हारा ही होगा, पर अभी यह हमारा है और हम इसे तुम्हारे ऊपर बर्बाद नहीं कर सकते। नहीं तो हम अपने बुढ़ापे में क्या करेंगे? हमारे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बिल भरना, लेकिन क्या गारंटी है कि यह पहली और आखिरी बार है? यह सब कुछ रोहिणी सुन रही थी। वह तमतमाते हुए अपने रूम से बाहर निकली और बोली, तुम दोनों बूढ़े बुढ़िया पागल हो गए हो क्या, जो सारी जायदाद दबाकर बैठे हुए हो? आखिर यह सब कुछ अपने बेटे को ही तो दोगे, और कौन है ही तुम्हारा? तुम्हारे पांव कब्र में पड़े हैं और संपत्ति का इतना लालच। चुपचाप घर में बैठकर भजन करना चाहिए। और न जाने क्या क्या अनूप के माँ बाप को रोहिणी ने बोला। अनूप ने पहली बार रोहिणी के ऐसे तेवर देखे थे। अनूप को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोहिणी इतनी बदतमीज है। तब अनूप की माँ ने बोला, देखो अनूप, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अब तुम्हारे सामने सच्चाई आ रही है ना, अब भुगतो। और इस लड़की की फजूल खर्ची के लिए तो हम 1 रुपए भी अपने बिजनेस से नहीं देने वाले। रोहिणी की बातें सुनकर तो अनूप एकदम से अचंभित हो गया था, क्योंकि उसके माँ बाप को इस तरह से कोई कैसे बोल सकता है। आज अनूप को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। रोहिणी ने अपने मुंहफट अंदाज में अनूप से बोला, अरे अनूप, यह बुढ़ा तो वैसे भी मरने वाला ही है, कुछ दिनों में ही मर जाएगा और सारी जायदाद खुद ब खुद हमारे हाथ लग जाएगी। तुम चिंता क्यों करते हो? अनूप तो धम से सोफे पर बैठ गया रोहिणी की ऐसी बातें सुनकर। लेकिन रोहिणी की सास को बहुत जोर का गुस्सा आया। उसने अपने पति के लिए ऐसी बातें सुनकर और उसने एक जोरदार तमाचा रोहिणी के गाल पर लगाया और बोला, हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को ऐसा बोलने की? हो कौन तुम? रोहिणी ने बोला, बुढ़िया, मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तुझे पता भी है मैं क्या चीज हूँ? अभी पुलिस को बुलाकर तुम दोनों बुढ़े बुढ़िया को अंदर करवा दूंगी, दहेज मांगने के इल्जाम में। पता ही है कि पुलिस बहू की ही सुनेगी, ना कि सास ससुर की। रोहिणी की सास ने बोला, बहुत अच्छे से पता है कि तू क्या है, लेकिन तुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ। इतना तो पता ही होगा कि हम कितने पैसे वाले हैं, जिसे देखकर तुमने मेरे बेटे अनूप को फंसाया था। तो फिर यह भी सोच लो कि हम क्या कर सकते हैं। यह पुलिस की धमकी किसी और को देना वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। और अगर सच में मैं तुझे मारूं भी तो पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि मेरे पास पैसा है। मैं पैसों का कोई घमंड नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन तुम जैसे नीच को सीधा करने के लिए मैं ऐसा कर सकती हूँ। बल्कि मैं चाहूँ तो अपने पैसों के दम पर अभी तुझे और तेरे पूरे खानदान को जेल भिजवा सकती हूँ। तो मेरे से उलझना मत। इतने सालों से इतना बड़ा बिजनेस हम चला रहे हैं, तो हमारे कैसे कैसे लिंक होंगे और किन किन से लिंक होंगे, इसका अंदाजा तो तुझे होगा ही। और पैसों की कभी कोई कमी तो हमें हो ही नहीं सकती। तो यह दहेज के कानून की धमकी हमें मत दे। मुझसे उलझेगी तो तुझे ही भारी पड़ जाएगा और तेरा का सारा खानदान सालों जेल के पीछे सड़ेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए मुझसे दूर रहने में ही तेरी भलाई है। तुझे क्या लगा तेरी छिछोरी हरकतें देखकर मैं चुप थी? मैं तुझसे डरती थी? नहीं, बल्कि मैं तेरे जैसे नीच के मुंह नहीं लगना चाहती थी। तेरी औकात ही नहीं है मेरे मुंह लगने की।
वह तो मेरे बेटे की बेवकूफ़ी थी कि तेरे जाल में फंस गया। वह अपने बेवकूफ़ी की सज़ा भुगत रहा है और इसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। यह कहकर अनूप की माँ अनूप के पिता को लेकर अपने रूम में चली गई। रोहिणी को भी समझ आ गया था कि अनूप की माँ बहुत तेज है और वह उससे उलझ नहीं सकती। थोड़ी देर बाद अनूप अपनी मम्मी पापा के रूम में गया और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप लोगों ने मुझे बहुत मना किया था, लेकिन मैं रोहिणी के प्यार में अंधा हो गया था। लेकिन अब तो रोहिणी की असलियत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। कितनी बदतमीजी से आप लोगों से बात की है। मैं तो उसका पति हूँ। मेरे ऊपर पता नहीं वह कल को क्या इल्जाम लगा देगी। अनूप की माँ ने बोला, इसलिए तो तुझे वक्त रहते बहुत समझाया था, लेकिन तू नहीं माना। अब भुगतना तो पड़ेगा ही। अनूप ने बोला, हाँ माँ, कर क्या सकते हैं, अब भुगतना ही पड़ेगा। अनूप के पापा ने बोला, बेटा, तेरा क्रेडिट कार्ड का बिल मेरे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन एक बार मैंने भर दिया तो हमेशा का सिलसिला चल पड़ेगा। और कहावत है, जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए। और तेरी सैलरी तो बहुत अच्छी है, फिर भी तेरे ऊपर कर्जा हो गया। बिजनेस तो मैं चलाता हूँ, भले ही कल को यह तुम्हारा होगा, पर रखा हुआ धन खाने से तो इंसान मिट्टी खोद कर भी खा जाएगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? अनूप ने बोला, हाँ पापा, मैं समझ रहा हूँ। अनूप के पापा ने बोला, चिंता मत करो, इस बार मैं बिल भर देता हूँ। उधर अगले दिन रोहिणी का व्यवहार भी बहुत बदला बदला नजर आ रहा था। वह सुबह उठकर अपने सास ससुर के पास गई और उनसे माफी मांगने लगी और बोली, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ करके एक मौका दे दीजिए। मैं आपको एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। अनूप और उसकी माँ बाप को रोहिणी का यह बदला रूप कुछ अजीब लग रहा था, पर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। और फिर 1 महीने तक सब कुछ अच्छा चल रहा था और रोहिणी अपने अनूप के माँ बाप की बहुत सेवा करती थी। अनूप को लगा अब सब कुछ ठीक हो गया है। फिर एक दिन अनूप की माँ ने जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाया और बोला, डॉक्टर साहब जल्दी आ जाइए, मेरे पति की तबीयत खराब होने वाली है, उन्हें कुछ तो होने वाला है। डॉक्टर साहब ने बोला, यह आप कैसे बातें कर रही हैं मैडम जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पहले से ही पता है कि आपके पति की तबीयत खराब होने वाली है? अनूप की माँ ने बोला, डॉक्टर साहब फिजूल की बात करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, आप तुरंत घर आ जाइए। मुझे नहीं पता मेरे पति को क्या होने वाला है, पर कुछ तो होने वाला है, आप देर मत कीजिए, तुरंत घर आ जाइए। और डॉक्टर तुरंत अनूप के घर आ गए और डॉक्टर के आते ही अनूप के पिता बेहोश होकर गिर गए और उनके मुंह से झाग आने लगे। डॉक्टर ने जल्दी से अनूप के पिता को चेक किया तो उनके पेट में जहर पाया गया, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गए थे। डॉक्टर ने जल्दी से अनूप के पिता के पेट से उल्टी करवाई और सफाई भी की, ताकि उनकी जान अब खतरे से बाहर थी। डॉक्टर ने बोला, मैडम, आपने बहुत ही सही वक्त पर मुझे बुला लिया। यह इतना खतरनाक जहर था कि थोड़ी ही देर में इनकी जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन आपको कैसे पता था कि आपके पति को कुछ होने वाला है और आपने मुझे पहले ही बुला लिया था? अनूप की माँ ने बोला, हाँ बताती हूँ, पहले मुझे पुलिस को भी बुलाने दीजिए, क्योंकि किसी को जेल भिजवाना है। पुलिस और जेल का नाम सुनकर रोहिणी के चेहरे पर पसीना आने लगा था। अनूप ने बोला, मम्मी, पुलिस को क्यों बुला रही हो? क्या पापा को जानबूझकर किसी ने जहर दिया है? अनूप की माँ ने बोला, पुलिस को आने दो, सारी बातें तुझे खुद पता चल जाएगी। रोहिणी के चेहरे पर बहुत पसीना आ रहा था। वह बोली, मम्मी जी, मैं जरा अपने मायके जाती हूँ, अब मैं फिर वहाँ से मिल के सबसे आती हूँ। मेरे पापा की तबीयत भी बहुत खराब है, जरा एक बार उनसे भी मिल आऊँ, मेरा भी जी बहुत घबरा रहा है। तो अनूप की माँ ने बोला, हाँ मिलो, वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सब तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माँ बाप भी इस बार जेल में तुम्हारे साथ देने आएंगे। रोहिणी ने बोला, यह कैसी बातें कर रही हो आप? तो अनूप की माँ ने एक जोरदार तमाचा रोहिणी को लगाया। तब तक पुलिस भी आ गई और अनूप की माँ ने बोला, गिरफ्तार कर लीजिए रोहिणी को, इसने अपने ससुर को जहर देकर मारने की कोशिश की है। रोहिणी ने बोला, यह कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं क्यों अपने ससुर जी को जहर दूंगी बिना सबूत के? आप मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? रोहिणी की सास ने बोला, सबूत चाहिए तुम्हें?
शायद पता नहीं होगा, मेरे किचन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। किचन में क्या, पूरे घर में मैंने लगाए हुए हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत नौकर आते हैं और किचन का सारा काम वही करते हैं। तो अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हमने शुरू से ही अपने घर में कैमरे लगवा कर रखे हैं, लेकिन शायद इस बारे में तुम्हें नहीं पता था। रोहिणी ने बातें बनानी शुरू की और बोला, मम्मी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला पापा जी के खाने में जहर क्यों मिलाऊंगी? मैं तो पापा जी के लिए दुआ करने मंदिर गई थी और वहां से भगवान का प्रसाद के रूप में पीसी हुई चीनी लेकर आई थी और उसी को मैंने पापा जी के खीर में मिलाया था। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि मैंने उसमें जहर मिलाया है? इस तरह से मुझे क्यों फंसा रही हैं? मम्मी जी मैं बेकसूर हूँ, भला अपने ही ससुर जी को क्यों जहर दूंगी? कहकर रोहिणी ने इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया, जिसे देखकर एक बार पुलिस वालों को भी लगा कि शायद कोई गलतफहमी हो गई है। तो रोहिणी की सास बोली, तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ। यह कहकर रोहिणी की सास ने अपने फोन से एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई, जिसमें रोहिणी और उसके माँ बाप की बातें थी। रोहिणी के पिता ने रोहिणी से बोल रहा था, देख बहुत ही कारगर जहर लेकर तुझे दिया है, बस तुझे किसी भी तरह से अपने ससुर को यह खिलाना पड़ेगा, खाते ही उसका काम तमाम हो जाएगा। पर ध्यान रखना किसी को पता ना चले, इतना तगड़ा जहर है कि वह बचने वाले नहीं हैं। और फिर रोहिणी की माँ बोली, अपने पैसों का बहुत घमंड दिखाती है ना तेरी सास, बस तेरा ससुर रास्ते से हट जाए, सब कुछ तेरे पति के हाथों में आ जाए, फिर उस बुढ़िया को तो धक्के मारकर घर से निकाल देना और फिर हम सब मिलकर उस दौलत पर मजे लेंगे। फिर रोहिणी ने बोला, हाँ माँ बिल्कुल, यह बुढ़ा रास्ते से हट जाए, लेकिन अकेली बुढ़िया मेरा क्या ही कर लेगी, और इसका पागल बेटा तो मेरे प्यार में पागल है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरे घड़ियाली आंसू में वह बह गया और मुझे फिर से पागलों की तरह प्यार करता है। बस एक बार यह सारी दौलत मेरे हाथ में आ जाए, फिर इस बुढ़िया को तो मैं अपना नौकर बना के रखूंगी, 2 मिनट नहीं लगेंगे रास्ते से हटाने में। और मेरा पागल पति, वह तो मेरे प्यार में अंधा ही है, उसे बस अपने चश्मे से जो दिखाऊंगी वही दिखेगा, जैसा कि आज तक होता आ रहा है। सब कुछ जानने के बाद भी मेरे ऊपर अंधा विश्वास करता है। मेरे घड़ियाली आंसू में आकर रोहिणी यह कहते हुए हंसने लगी। यह वॉइस रिकॉर्डिंग सुनकर तो रोहिणी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। यह वॉइस रिकॉर्डिंग माँ के पास कैसी आ गई, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रोहिणी के सास ने बोला, क्यों, बोल दो, या तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप की आवाज नहीं है? अब कोई और सबूत चाहिए क्या तुम्हें? क्या तुम्हें लगता है भगवान ने सिर्फ तुम्हें ही दिमाग दिया है? उस दिन इतना सब कुछ होने के बाद अगले दिन तुमने ऐसे रंग बदला, इतनी अच्छी बहू बन गई कि भले ही तुम्हारे पति तुम्हारे घड़ियाली आंसुओं में आ गया हो, पर मुझे पता था कि दाल में कुछ न कुछ काला है। कोई रातों रात इतना नहीं बदल सकता। मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम्हारे ऊपर हमेशा नजर रखी। तुम्हारा बाप के साथ रोज दारू पीने वाला एक दोस्त को अपने साथ मिलाया, कुछ पैसे देकर तुम्हारे बाप के फोन को ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग पर लगवा दिया, ताकि तुम लोगों की सारी बातें रिकॉर्ड होती रहें, क्योंकि तुम्हारे बाप को तो फोन की इतनी जानकारी है नहीं कि वह जान सके कि उसकी बातें रिकॉर्ड हो रही है। और जब यह सीसीटीवी फुटेज मैंने देखा, तो मैंने तुम्हारे बाप के उस दोस्त से उसके सारे फोन की रिकॉर्डिंग अपने फोन में ट्रांसफर करवाई और उसमें मुझे यह मिला। अब बोलो, तुम्हें कोई और सबूत चाहिए? और इतना सबूत तो काफी है तुम लोगों को जेल भेजने के लिए। इसे और इसके खानदान को तुरंत लेकर जाइए, रोहिणी की सास ने पुलिस वालों से कहा। रोहिणी को लेकर पुलिस चली गई। डॉक्टर साहब ने भी कुछ जरूरी दवाएं लिखकर दी और अनूप के पिता को आराम करने के लिए बोला। अनूप अपना शुद्ध बुद्ध खोकर जमीन पर बैठा हुआ था। एक तरफ उसके पिता की जान पर खतरा था उसकी पत्नी की वजह से, दूसरी तरफ वह ऐसी पत्नी पर विश्वास कर रहा था। वह इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वह भी जब तब कि उसकी माँ ने उसे लाख बार समझाया था। अनूप की माँ को अनूप का यह दुख समझ में आ रहा था। उसने बोला, देख अनूप, जो हो गया सो हो गया, जब जागो तभी सवेरा, आगे से कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना। और अनूप अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।